गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एटम का। एटम का मतलब क्या होता है? परमाणु होता है। तो आज की इस वीडियो में हमको कुछ सामान्य जानकारी लेनी है। एटम मतलब परमाणु की जानकारी लेनी है। चाहे आप 8th क्लास में आए हो, चाहे आप 9th क्लास में आए हो, किसी भी क्लास में जब हम आते हैं तो एटलीस्ट कम से कम हमको परमाणु के बारे में तो अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी टॉपिक्स पढ़े जाते हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में या आने वाली 10th क्लास के अंदर, तो हर टॉपिक के अंदर आप एटम का नाम तो ज़रूर सुनेंगे। अब अगर आपको एटम के बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्या आप बाकी के टॉपिक्स अच्छे से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं एटम, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु। तो देखो, परमाणु क्या होता है, आप पहले पदार्थ समझो। जितनी भी वस्तुएं आप आपके आसपास देख रहे हैं, जैसे आप ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल एक वस्तु है ना, तो हमको मोबाइल को यहाँ पे पदार्थ बोलना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसको नोट्स को आपकी कॉपी में नोट करोगे तो आपकी कॉपी भी किसका काम करेगी? एक पदार्थ का काम करेगी। आपके हाथ में ग्लास है तो वो ग्लास भी क्या है? पदार्थ है। आपके हाथ में पेन है तो वो पेन भी क्या है? पदार्थ है ना। अब ये सारी जो हमारे आसपास वस्तुएं मौजूद होती हैं, सारी क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। ये तो हमने ठोस पदार्थों की बात करी है ना, जैसे पेन, पेंसिल, रिमोट, है ना। फिर द्रव पदार्थ भी होते हैं। अगर आप ग्लास में पानी पी रहे हैं तो वो पानी क्या है? जल क्या है? द्रव पदार्थ है। ऐसी गैस भी होती हैं, जैसे हमारे सिलेंडर में गैस होती है ना, तो वो गैस के अंदर काउंट होता है। अब ये कोई भी, चाहे द्रव पदार्थ हो, चाहे गैस पदार्थ हो, चाहे ठोस पदार्थ हो, ये किन से मिलकर बने होते हैं? ये परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। एटम मतलब परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हमको आज की क्लास में यही जानना है कि सर आखिर ये परमाणु क्या चीज है। तो देखो, सबसे पहले एक महर्षि हुए जिनका नाम था महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में एक परिभाषा दी। अब वो परिभाषा क्या दी? इन्होंने बोला कि परमाणु किसी पदार्थ का वह भाग है जिसको आप आगे और विभाजित नहीं कर सकते। दोबारा सुनना, इन्होंने बोला कि भाई पदार्थ तो हम सब जानते हैं, अब पदार्थ का हमको एक पार्ट लेना है, पदार्थ का हमको एक भाग लेना है। उस भाग को ही क्या कह रहे हैं? उस भाग को ये परमाणु कह रहे हैं। लेकिन एक शर्त इन्होंने रख दी, ये कह रहे हैं कि जो ये भाग आपने पदार्थ का लिया है, इसको अगर आप तोड़ना चाहोगे, अगर आप इसको तोड़ना चाहोगे तो आप इसको नहीं तोड़ पाओगे। अगर आपने एक ऐसा पार्ट लिया है जो आगे टूट ही नहीं रहा, तो वो वाला भाग क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अब जैसे मान के चलते हैं कि मेरे हाथ में एक स्केल है, 15 सेंटीमीटर का स्केल है। अगर मैं इस स्केल के 2 टुकड़े करना चाहूँ, 2 पीसेस करना चाहूँ, तो क्या 2 पीसेस आसानी से हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो जो एक पीस और दूसरा पीस अलग अलग बना, क्या इसको हम परमाणु बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु तो क्या होता है? जिसको आप तोड़ सकते ही नहीं हो, विभाजित कर सकते ही नहीं हो। तो यहाँ पे स्केल के टुकड़े परमाणु नहीं है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं चौक का टुकड़ा। अगर मैं चौक के टुकड़े का बुरादा बना दूं और आप बुरादे का इतना सा पार्ट उठाएं, आपकी हाथ पे लगाएं, तो क्या आप इतने से भाग को और तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे ना। तो उस केस में उस बुरादे को हम परमाणु की तरह मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, किसी भी पदार्थ का वह भाग जिसको आप अगर तोड़ना चाहें तो वो आगे टूटे ही नहीं, बस वही क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो ये परिभाषा किन्होंने दी थी? महर्षि कणाद ने दी थी। इनके बाद एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम था वैज्ञानिक डाल्टन। वैज्ञानिक डाल्टन, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी सेम यही परिभाषा दी, बस थोड़ा घुमा के बोल दिया कि परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग होता है। वहां पर देखो उन्होंने क्या बोला था कणाद ने, कि परमाणु को छोटे से छोटा नहीं बोला। लेकिन हम समझदार हैं, जब उन्होंने बोला कि आप उसको और आगे नहीं तोड़ सकते हो, तो वो छोटे से छोटा ही भाग होगा। बस वैज्ञानिक डाल्टन ने इतनी सी बात ऐड कर दी कि परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग, देखो बिल्कुल छोटा कह रहे हैं, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, बस वही भाग क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो वैज्ञानिक डाल्टन ने बताया, महर्षि कणाद ने बताया परमाणु के बारे में। फिर वैज्ञानिक डाल्टन ने ना परमाणु के बारे में और विस्तृत बताया। इन्होंने क्या बताया
कि इनसे पूछा गया कि क्या आप परमाणु के बारे में और कुछ बता सकते हैं, तो इन्होंने बोला हाँ। इन्होंने बोला मैं परमाणु का शेप, मैं परमाणु की आकृति को बता सकता हूं। तो इनसे पूछा गया कि आपने जब एक्सपेरिमेंट करे, आपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परमाणु को देखा, हमको आंखों से तो नहीं दिखते हैं ना, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, जो विभाजित ही नहीं हो रहे हैं, किनसे दिखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से, है ना। और जो ये माना गया है, देखो इन्होंने बोला कि परमाणु की आकृति गोल होती है। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला कि जो परमाणु होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है। तो क्या आपके सामने यहाँ पर एक गोल सी स्ट्रक्चर बन रही है? इसको गोल समझ लेना, अगर गोल नहीं लग रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे परमाणु। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं एटम। तो इन्होंने बोला कि परमाणु की आकृति गोल होती है, तो हम मान के चलते हैं कि गोल आकृति किसकी है? परमाणु की है। फिर इन्होंने एक बात और बताई, इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर मुख्य 3 भाग होते हैं, परमाणु के अंदर भी 3 कण होते हैं। अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि अभी अभी हमने पढ़ा कि परमाणु तो सबसे छोटा भाग है, जिसको आप आगे ब्रेक कर ही नहीं सकते हो। अब हम कह रहे हैं कि परमाणु के अंदर भी 3 कण हैं, तो बताओ क्या परमाणु से छोटे भी वो अंदर वाले कण नहीं होंगे? तो क्या ये परिभाषा गलत नहीं हो गई? तो सुनना, वैज्ञानिक डाल्टन ने जब परिभाषा दी तो उसके कुछ सालों बाद इन्होंने इसमें सुधार किया। इसके बाद बातें सामने आई जब हम और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि परमाणु सबसे छोटा भाग नहीं है। लेकिन फिर भी आज तक अगर परिभाषा पूछी जाती है परमाणु की, तो यही बोली जाती है परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म भाग है जिसको आप और आगे विभाजित नहीं कर सकते। परिभाषा तो यही बोलनी पड़ेगी, लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है? परमाणु के अंदर भी मुख्य 3 कण होते हैं। ये बात फिर बाद में किन्होंने बताई थी? वैज्ञानिक डाल्टन ने बताई थी। तो देखो वो 3 कण कौन कौन से हैं। फर्स्ट होता है प्रोटॉन, ये हम पढ़ चुके हैं ना। फर्स्ट होता है प्रोटॉन, सेकंड होता है न्यूट्रॉन, और थर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन P से स्टार्ट हो रहा है तो इसको दर्शाया जाता है P से। न्यूट्रॉन N से स्टार्ट हो रहा है तो इनको दर्शाया जाता है स्मॉल n से। इलेक्ट्रॉन E से स्टार्ट होता है तो इसको दर्शाया जाता है स्मॉल e से, है ना। तो प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से, इलेक्ट्रॉन को E से दर्शाया जाता है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। तो तुमने पढ़ा है प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? प्रोटॉन पर हमेशा धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर हमने पढ़ा है हमेशा कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश, मतलब माइनस का आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? उदासीन बोलते हैं। तो ये चीज याद रखनी है, बहुत काम आने वाली, स्पेशली 9th क्लास में जो आए हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस ऋणावेश, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसे अपन उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं। उसके बाद फिर आगे वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु के बिल्कुल बीच में, सुनना ध्यान से, उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के बिल्कुल बीच में परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु का क्या होता है? नाभिक। तो वैज्ञानिकों से पूछा गया थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि नाभिक क्या चीज है। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि क्या आप प्रोटॉन को जानते हैं? हमने बोला हाँ, धनावेश होता है। वैज्ञानिकों ने बोला क्या आप न्यूट्रॉन्स को जानते हैं? हमने कहा हाँ, कोई आवेश नहीं होता। तो वैज्ञानिक ने बोला कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमाणु के अंदर 3 कण है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो वो तीनों कण परमाणु में कहां कहां पर स्थित हैं। तो वैज्ञानिक ने बताया कि प्रोटॉन, फर्स्ट कौन? प्रोटॉन, और सेकंड न्यूट्रॉन, दोनों कहां पर होते हैं? परमाणु के बिल्कुल बीच वाले भाग नाभिक में स्थित होते हैं। कौन? 2 होते हैं। कौन? एक तो प्रोटॉन स्थित होगा बीच में नाभिक में, और न्यूट्रॉन स्थित होंगे कहां पर? नाभिक में। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन है? अगर प्रोटॉन है तो दिमाग में क्या आता है कि बहुत सारा प्लस आवेश है। प्लस आवेश क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है,
न्यूट्रॉन मतलब इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो क्या इस नाभिक के अंदर केवल प्लस आवेश नहीं हो गया? क्योंकि एक तो प्रोटॉन है मतलब प्लस आवेश है, सेकंड नंबर पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर तो आवेश ही नहीं होता। तो इन शॉर्ट क्या कहना पड़ेगा सर, इस नाभिक के अंदर केवल धन आवेश का राज चल रहा है, इसलिए नाभिक को किससे दर्शाया जाता है? प्लस से दर्शाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हमारे नाभिक के चारों ओर, हमारे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कौन सी दिशा में? वृत्ताकार दिशा में। तो मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहा होगा? इस नाभिक के चारों ओर इधर इधर ऐसे क्या कर रहा होगा? लगातार स्पिन कर रहा होगा। एक मान लेते इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये भी क्या कर रहा होगा? लगातार इस नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा होगा? स्पिन कर रहा होगा। कारण सर, आखिर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्पिन क्यों करते हैं? तो इसका रीजन सुनिए। क्या आप जानते हैं कि ये है धन आवेश और ये क्या है? ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। जैसे हम मान के चलते हैं कि यहां पर एक लड़का है जिसके पास 5 रुपये हैं और एक लड़का और है जिसके पास 50,000 रुपये हैं। अब क्या होगा जरा सोचो, जो जिसके पास 5 रुपए हैं, क्या वो 50,000 रुपये वाले से दोस्ती करना नहीं चाहेगा? चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और ये 50,000 वाला इसको पैसे कब देगा? जब ये 5 रुपए वाला इससे क्या करेगा? दोस्ती करेगा। दोस्ती करेगा मतलब ये इसके पास जाएगा। तो क्या ये दोनों, देखो इसके पास 5 रुपए, मतलब ये गरीब, मान लो गरीब हो गया ना, इसके पास 50,000 रुपए, ये क्या हो गया? अमीर हो गया। क्या दोनों के गुण एक दूसरे के उल्टे हैं? और इसलिए क्या आ रहे? एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्योंकि इसको पैसे चाहिए। कहीं पास नहीं जा रहा, तो अलग अलग गुण होने के कारण क्या हो रहे हैं? ये पास आ रहे हैं। ऐसे यहां पर ये धनावेश, ये ऋणावेश का अलग अलग गुण नहीं है, तो धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग गुण होने के कारण क्या होते हैं? एक दूसरे की ओर खिंचते हैं। और खिंचने को क्या कहते हैं? आकर्षण। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और ध्यान रखना, समान आवेश हो तो, अगर माइनस आवेश और माइनस आवेश ले लूं तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब गौर से सुनो, नाभिक के अंदर केवल प्लस आवेश है। प्लस आवेश है। प्लस आवेश कौन से आवेश को अपनी ओर खींचना चाहेगा? माइनस आवेश। मतलब माइनस आवेश होता किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर। तो ये नाभिक किसको अपनी ओर खींचना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक के चारों ओर है। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? टेढ़ी मेढ़ी गति कर सकता है ना। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, कैसी भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति कर सकता है, लेकिन ये एक वृत्ताकार गति क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो नाभिक क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन तू यहां वहां मत भाग, मैं तेरे को अपनी ओर खींचना चाहता हूं। तो हर एक दिशा में इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? बल लगेगा। ये नाभिक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ। जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा यहां पर आएगा तब नाभिक क्या बोलेगा? मेरे पास आ। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा तब भी क्या बोलेगा? कि मेरे पास आ। तो हर एक केस में ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहा है? समान बल लगा रहा है। और वो समान बल इस इलेक्ट्रॉन को क्या करके बैठा है? अपने चारों ओर बांधे बैठा है। कहीं बाहर जाने नहीं दे रहा, अंदर भी आने नहीं दे रहा। अब एक बात सुनो सर, जब ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुला रहा है तो जब ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुला रहा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं जा रहा? ये लगातार चक्कर ही क्यों लगा रहा है? तो ध्यान रखना, नाभिक के पास इतना ज्यादा बल नहीं होता। नाभिक के पास इतना ज्यादा बल नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर ले? खींच ले। लेकिन इतना बल तो जरूर होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोक दे। अंदर तो नहीं खींच पाएगा क्योंकि ज्यादा इसके पास फोर्स नहीं है। और इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर भी तो जा सकता था, लेकिन इसके पास इतना बल तो है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा। क्या बोलेगा? कि मैं तेरे पे बल लगा रहा हूं, चुपचाप मेरे चारों ओर क्या करता रहे? चक्कर लगाता रहे। तो हमने आज सीखा परमाणु सबसे छोटा भाग जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु के अंदर मुख्य 3 भाग, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। बिल्कुल मध्य में होता है नाभिक जिसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, धनावेश, न्यूट्रॉन, कोई आवेश नहीं, राज हो गया धन का, तो दर्शाते हैं प्लस से। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार दिशा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब एक बात और सीखो,
अब आप है ना 8th क्लास में आ गए हो, 9th क्लास में आ गए हो, तो आपको एटलीस्ट कम से कम है ना तत्व याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आपने पढ़े होंगे ना। तो आज आपको 10 तत्व लिखाए जा रहे हैं, आपको लर्न करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब देखो हमारी प्रकृति में ना बहुत सारे तत्व उपस्थित हैं। अभी तो ये पहली क्लास है ना, जब आप धीरे धीरे क्लास में बढ़ोगे ना तो आपको तत्व भी समझाएंगे आखिर तत्व क्या होते हैं। लेकिन अभी आप केवल ये समझो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आपने पढ़े हैं ना, यही तत्व होते हैं। इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर करेंगे आगे की वीडियोस में। तो देखो ये तत्व कौन कौन से होते हैं। देखो फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, जिसको अपन शो करते हैं H से, है ना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन। सेकंड होता है He, इसको बोलते हैं हीलियम, He हीलियम। अगला होता है लिथियम, Li लिथियम। अगला होता है Be बेरिलियम। अगला होता है B, जिसको बोलते हैं बोरोन। तो अभी 5 सुनो, इसमें आपको एक बात बतानी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे होता है हाइड्रोजन, तो ना इसको हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे होता है, तो मैं ना हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट। हीलियम होता है सेकंड नंबर पे, इसको मैं लिख रहा हूँ नीचे 2। लिथियम थर्ड नंबर पे आता है, मैंने नीचे लिखा थर्ड। Be बेरिलियम फोर्थ नंबर पे आता है, तो मैंने नीचे लिखा 4। और बोरोन 5th नंबर पर आता है, तो मैंने लिखा नीचे 5। अब सर ये मतलब क्या है इसका कि हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पर आता है, हीलियम सेकंड नंबर पर आता है। तो सुनो, हमारी प्रकृति में जितने भी तत्व खोजे गए हैं ना, इनको हमने एक सारणी के अंदर व्यवस्थित किया है। क्या किया है? सारणी के अंदर व्यवस्थित किया है। व्यवस्थित क्यों किया है वो धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ोगे, सारा तो ना कुछ एक वीडियो में सीख जाओगे। तो जो उस सारणी के अंदर पहले नंबर पे रखा गया है वो कौन है? हाइड्रोजन। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर 1। उस सारणी में दूसरे नंबर पर किसको रखा गया है? हीलियम को, तभी हमने क्या लिखा? 2। थर्ड नंबर पे है लिथियम, फोर्थ पर है बेरिलियम और 5th पर कौन है? बोरोन। अब जो ये मैंने 1 2 3 4 5 लिखे हैं ना नीचे, इनको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ध्यान रखना, इनको अब तो 8th 9th 10th में यही घूमेगा परमाणु क्रमांक, इनको कहा जाता है परमाणु क्रमांक। तो जब भी तुमसे कोई परमाणु क्रमांक पूछे तो तुम्हारे दिमाग में क्या बात आएगी कि जो तत्वों के नीचे लिखा हुआ होता है इनको क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर मैं पूछूं कि मेरे को बेरिलियम का परमाणु क्रमांक देखकर बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? सर नीचे 4 लिखा हुआ है, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। अब तुम ये भी पूछोगे सर परमाणु क्रमांक तो जान गए, परमाणु क्रमांक कुछ इंफॉर्मेशन देता है क्या? परमाणु क्रमांक को जानकारी देता है क्या? तो सुन लेना, हाँ, परमाणु क्रमांक से हमें बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। क्या? सुनना, परमाणु क्रमांक हमें 2 चीजों की संख्या बताएगा। एक तो बताएगा प्रोटॉन की संख्या, ध्यान देना, प्रोटॉन की संख्या, और दूसरा बताएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। न्यूट्रॉन की संख्या नहीं बताएगा, कंफ्यूज नहीं होना, याद कर लेना। परमाणु क्रमांक हमें संख्या बताएगा किस किस की? एक तो प्रोटॉन की संख्या बताएगा, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगा, न्यूट्रॉन की नहीं बताएगा। तो देखो, जितना परमाणु क्रमांक होता है ना, उतने ही तो प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने बोला कि भाई ये है हाइड्रोजन का परमाणु। क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु। इसमें प्रोटॉन कितने हैं बता दो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बता दो। तो तुम क्या बोलोगे? सर परमाणु क्रमांक है ना, हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है, तो हम परमाणु क्रमांक देखते हैं। मैंने कहा देखो, तुमने बोला सर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब परमाणु क्रमांक 1 हो गया, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तो क्या होंगे? प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन में 1 तो प्रोटॉन होगा, उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर मैं पूछता हूं कि मेरे को ना बेरिलियम में प्रोटॉन बताओ और बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन बताओ। तो तुमने बोला सर हमको परमाणु क्रमांक देखना पड़ेगा, तो तुमने बोला कि सर बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं, मतलब बेरिलियम में 4 तो प्रोटॉन है और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन में बताओगे प्रोटॉन? अरे सर बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं, तो बोरोन में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 5। उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे।
न्यूट्रॉन सर कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन बता दो, तो वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी केवल तुम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना सीखो। तो तुमने 5 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन पढ़ लिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। नीचे मैं 5 और लिख रहा हूं। छठे नंबर पर आता है कार्बन, 6 है ना, यहां पर आता है कार्बन। 7वें नंबर पर आता है नाइट्रोजन। 8वें नंबर पर आता है ऑक्सीजन, जिसको O से दर्शाते हैं, तो ऑक्सीजन, ठीक है। 9वें नंबर पर आता है फ्लोरीन, जिसको दर्शाते हैं F से, इसको बोलते हैं फ्लोरीन। और 10वें नंबर पर आता है नियोन, जिसको दर्शाते हैं Ne से, नियोन, ठीक है। 5 ऊपर लिखे हुए हैं, तुम वीडियो देखते देखते नोट कर लोगे। छठा कार्बन दर्शाते हैं C से, नाइट्रोजन 7वां N से, ऑक्सीजन 8वें नंबर पर O, फ्लोरीन F 9th नंबर पर और नियोन 10। तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुमको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के परमाणु क्रमांक देखकर इनमें एक तो प्रोटॉन की संख्या बतानी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।